मित्रों, आज सिंगापुर और जापान की हम लोगों की उत्तर प्रदेश की डेलीगेशन जो मेरे साथ इन दोनों देशों की यात्रा पे आया था, आज उस यात्रा का चौथा दिन और एक प्रकार से अब यात्रा के विराम का दिन है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत के बारे में एक बहुत सकारात्मक भाव है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणादायी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर जो कदम उठाए हैं उसका एक सकारात्मक संदेश दुनिया के देशों में भी पहुंचा है। इन 4 दिनों की यात्रा में हम लोगों ने तमाम महानुभावों के साथ मुलाकात की, G2G लेवल की, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बैठकें संपन्न की, G2B लेवल की कई बैठकें और B2B लेवल की भी कई बैठकें इस दौरान संपन्न हुई हैं। मेरा मानना है कि दोनों देशों में इन चारों प्रकार की सभी बैठकों को ले लिया जाए तो इन सब को लेकर के लगभग 60 से अधिक ऐसी बैठकें और इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं जो G2G, G2B, B2B स्तर के संपन्न हुए हैं। 2 बड़े रोड शो, एक सिंगापुर में जिसमें काफी बड़ी संख्या में निवेशक और वित्तीय संस्थानों के चेयरमैन और सीईओ आए थे। एक रोड शो हम लोगों ने कल टोक्यो में किया था और एक रोड शो आज जापान के एक प्रमुख प्रांत यामानाशी में आज संपन्न हुआ है, जिसमें भी निवेशकों की एक अच्छी खासी संख्या, दोनों जगह मिलाकर के अगर देखें तो लगभग 450 से 500 निवेशक और वित्तीय संस्थानों की चेयरमैन और सीईओ इन दोनों कार्यक्रमों में आए। हम लोगों ने इस पूरी यात्रा के दौरान इस बात को देखा है कि इसमें सिंगापुर में आईटी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सिटी, लॉजिस्टिक, सेमीकंडक्टर और टूरिज्म, फिनटेक, मेडटेक, डीपटेक के मुद्दे को लेकर के काफी पॉजिटिव वार्ता हमारी इन सभी क्षेत्रों में हुई है और बहुत सारे निवेशक यहां पे निवेश करने के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए हमारे साथ एमओयू भी किए और बहुत सारे लोगों ने अपने प्रस्ताव भी दिए हैं और उनका एक बिजनेस डेलीगेशन जिसमें जेआईसी, तामासेक, यूएसजी, गूगल, ब्लैकस्टोन, ये सभी जो सिंगापुर से बेस्ड जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां भी उत्तर प्रदेश के अंदर उस रूप में अपनी भागीदारी आगे बढ़ाने के लिए पूरी सतर्कता के साथ वहां पर आने को तत्पर हैं। कल से हम लोगों ने टोक्यो और आज
यामानासी में बड़े पैमाने पर हम लोगों ने यहाँ पे G2G और G2B लेवल की बैठकें संपन्न की। कल यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और यहाँ के बिजनेसमैन उत्तर प्रदेश के अंदर आए। यहाँ के माननीय विदेश मंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी, उनके साथ भी एक सकारात्मक वार्ता हुई। यहाँ के आर्थिक मामलों के मंत्री और उनसे भी एक सकारात्मक वार्ता, जो उनके उपमंत्री के रूप में हैं, उनके साथ भी हमारी वार्ता हुई थी। और इस पूरी यात्रा के दौरान यामानासी के जो हमारे माननीय गवर्नर हैं, वे कल भी टोक्यो में भी उन्होंने एक G2B लेवल की बैठक करवाई। आज यामानासी के पूरे कार्यक्रम के साथ वे स्वयं जुड़े थे और उन सभी कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी वहां पर थी। यहां पे हम लोगों ने जिन कंपनियों के साथ बैठक की है, इसमें ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक, ग्रीन हाइड्रोजन, CBG, सोलर और टूरिज्म के साथ ही ऑटोमोबाइल की जो प्रमुख कंपनियां हैं, जिसमें सुजुकी, होंडा, मित्सुई, मारुबेनी, सेमिटोको, यूनिक्लो जैसी कंपनियों के साथ यहां पर हम लोगों की बैठक हुई और इनके साथ ही यहां के उद्योग वाणिज्य के उपमंत्री, जेट्रो के चेयरमैन, जो काफी बड़ा वित्तीय संस्थान है, इन सब के साथ हमारी यहां पे बैठकें हुई, यामानासी में बैठकें हुई, जिसको लेकर के वहां की यामानासी की गवर्नमेंट ने भी बहुत पॉजिटिव रूप से उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। इसके साथ ही जिन मुद्दों पर हमारी चर्चाएं आगे बढ़ी, आज हमारे पूरे डेलीगेशन को यामानासी गवर्नमेंट ने, यामानासी ने ग्रीन हाइड्रोजन में जो प्रोग्रेस की है जापान के अंदर, उस प्लांट का विजिट करवाया था। हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की संभावना, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन पानी जहां अच्छा होगा वहां ग्रीन हाइड्रोजन की संभावना उतनी ज्यादा होगी और उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास हैं और हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया है, जिसमें यामानासी हम लोगों को उस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने और हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसका प्रशिक्षण देने, यानी उसकी स्किलिंग के लिए भी अपना सहयोग देने के लिए तत्पर है। जापान और यूपी के बीच में MSME में टेक्नोलॉजी को लेकर, उसकी ऑनलाइन सेलिंग को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर के भी सहयोग की बात हुई और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा ऑटो क्लस्टर के विकास करने के लिए यमुना अथॉरिटी में जापान के निवेशकों के लिए जापान की एक डेडिकेटेड सिटी के निर्माण के लिए भी यहां पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके लिए वहां लैंड अलॉट करने की कार्रवाई हुई है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को जो अब तक यहां प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के MOU जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहां पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के MOU और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं, जिन्हें इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के हमारे अन्य विभाग आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने ये भी देखी है कि जो एक परसेप्शन लॉ बेहतर रूल ऑफ लॉ का परिणाम क्या होता है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर पहले दिन से प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है, उसका परिणाम क्या होता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन का परिणाम क्या होता है। दुनिया ट्रस्ट करती है और वो ट्रस्ट मुझे दोनों देशों में देखने को मिला है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर स्टेट के रूप में यूपी को स्थापित किया। रूल ऑफ लॉ के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति दी। आज परिणाम है दुनिया का निवेशक यूपी के अंदर आना चाहता है। स्वयं यामानासी के माननीय गवर्नर अपने साथ में अगस्त में 200 जापान के सीईओज और को लेकर के यूपी के अंदर आ रहे हैं, जो जापान के भारी भरकम निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूपी के साथ मिलकर के काम करने के इच्छुक हैं। ऐसे ही सिंगापुर के अंदर भी एक बड़े पैमाने पर उनका एक जापान के सीईओज और को लेकर के यूपी के अंदर आ रहे हैं, जो जापान के भारी भरकम निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूपी के साथ मिलकर के काम करने के इच्छुक हैं। ऐसे ही सिंगापुर के अंदर भी एक बड़े पैमाने पर उनका एक बिजनेस डेलीगेशन यूपी के अंदर आने को उत्सुक है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करने के लिए उत्सुक है। और हम लोगों ने इसके लिए अभी से अपनी कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो चुकी है। हमारा प्रयास है कि समयबद्ध तरीके से इन सभी कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकें और इस कार्य के परिणाम को हम लोग जमीनी धरातल पर देकर के उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, उस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास में एक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर अपने दोनों मिशन से जुड़े हुए अधिकारियों को, सिंगापुर के हमारे जो माननीय उच्चायुक्त हैं उनके और उनकी पूरी टीम को, मैं यहाँ के राजदूत, जापान की राजदूत और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके से पहले से भी होमवर्क किया था, हमारी टीम के साथ भी पहले से काफी होमवर्क करने के बाद इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और मुझे यहाँ पे दोनों स्थानों पर, दोनों क्या तीनों स्थानों पर भारतीय समुदायों के साथ भी संवाद करने का अवसर मिला। सिंगापुर में उनका काफी बड़ा भारतीय समुदाय के साथ एक हम लोगों का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। कल हम लोगों ने यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम टोक्यो में भारतीय समुदाय के साथ दूतावास के अंदर ही एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न किया था। और आज यामानासी में भी भारतीय समुदाय काफी बड़ी संख्या में रहता है, तो उन लोगों के साथ भी एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर आज संपन्न हुआ है। और मुझे विश्वास है कि ये जो पॉजिटिविटी भारत के प्रति और यूपी के प्रति बनी है, इसका लाभ यूपी के अंदर यूपी की टीम लेगी और यूपी के नौजवानों को वहां के स्केल को स्किलिंग में बदलने और राज्य स्तर पर, उनके स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार के क्षेत्र के साथ जोड़ने में भी अपना योगदान देगी। यही मुझे इन सब के बारे में एक ब्रीफ नोट आपके सामने प्रस्तुत करना था, जो मैंने इस यात्रा के समापन के अवसर पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। सर, आज आपने हाई स्पीड ट्रेन का भी सफर किया, कितना रोमांचक था। और एक आपने आज शतरंज के रोबोट के साथ भी शतरंज किया। हाँ, देखिए, इस यात्रा के जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू थे कि सिंगापुर में हमने कुछ क्षेत्रों का भ्रमण किया था हमारी टीम ने, जिसमें आईईटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो वहां का एक हाई क्लास एक स्किलिंग का सेंटर है,
वहां का हम लोगों ने निरीक्षण किया था और वहां पे हम लोगों ने देखा, भ्रमण किया था, कैसे उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, इनके बारे में बहुत अच्छी पॉजिटिव रही। हम लोगों ने वहां पे 2 चीजें और देखी। एक एमआरओ की फैसिलिटी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है, ये चीजें हम लोगों ने वहां पर कल देखी हैं। कैसे सैलोज बनते हैं, वेयर हाउसिंग की कार्रवाई व्यापक पैमाने पे कार्गो की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण होती है, इसको भी हम लोगों ने वहां पे कल निरीक्षण किया है, देखा है, और बहुत पॉजिटिव उसका वो रहा है। और उन लोगों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर और खास तौर पर जो हमारा आने वाला 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां के लिए भी आमंत्रित किया है। आज हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को देखा और उसके उपरांत हाई स्पीड, सुपर हाई स्पीड ट्रेन को न केवल निरीक्षण किया बल्कि उसमें यात्रा भी की है। सबने देखा है उसकी स्पीड, यानी मुश्किल से 2 मिनट में वह 500 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पकड़ ले रही थी। 150 किलोमीटर की स्पीड के बाद उसके पहिए ऊपर आ जाते थे और ट्रेन हवा में फिर बात करते हुए दिखाई देते थे। यानी हम लोगों ने इस पूरी यात्रा में देखा कि कुछ ही किलोमीटर, यानी 120 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में तय कर दिया था। ये सुपर हाई स्पीड की मैग्नम ट्रेन जो है वह एक मॉडल जापान ने प्रस्तुत की है और बहुत अच्छे ढंग से यहां पे जापान के अंदर वह एक रोमांचक का विषय बना हुआ है। हर यहां का यूथ को वे लोग उसके साथ जुड़ने का एक अवसर देते हैं। तीसरा जो हम लोगों ने वहां पे आज देखा है वह था रोबोटिक का एक कारखाना और उनके R&D सेंटर को, कैसे उद्योगों में रोबोटिक की भूमिका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने एक एक क्षेत्र में वहां पे देखा है और ये आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाने में योगदान दे सकते हैं, उसका उदाहरण वह रोबोटिक की जो फैक्ट्री थी वहां और उनका R&D सेंटर इस बात का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई और इस पूरे कार्यक्रम में यामानासी प्रांत के माननीय गवर्नर और उनके डिप्टी गवर्नर भी हमारे साथ में इस पूरे कार्यक्रम में आयोजन के साथ जुड़े थे और उनका बहुत पॉजिटिव योगदान इस पूरे आयोजन के साथ जुड़ने को और इस टेक्नोलॉजी को उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ने के लिए भी उन्होंने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया कि हम इसको यूपी के साथ जोड़ने में उन्हें प्रसन्नता की अनुभूति होगी। धन्यवाद जी। एक क्वेश्चन सर, जापान और सिंगापुर के दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में या भारत में कितने लोगों को रोजगार मिला? देखिए, ये सभी कार्यक्रम जो भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर स्केल है, लैंड बैंक है और निवेश के लिए हम लोगों ने सेक्टोरल पॉलिसीज भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह एक नई शुरुआत होगी। एज कटिंग टेक्नोलॉजी का वहां आना और उस क्षेत्र में निवेश होना वहां के युवाओं के लिए एक नई संभावनाओं के द्वार को खोलने जैसा है और युवाओं को उसमें पारंगत करके उनकी स्किलिंग करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। वहां से ट्रेन मैन पावर दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाकर के बेहतर परिणाम दे सकते हैं और इसके लिए मेरा मानना है कि अगर यह 1.5 लाख करोड़ के MOU जमीनी धरातल पर उतरते हैं तो कम से कम 5 लाख से अधिक युवाओं को इसके माध्यम से
नौकरी और रोजगार की संभावना आगे बढ़ सकती है।